नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो श्री राम जी बिल के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मनरेगा और वीबी जी राम जी जो रोजगार योजना है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या नाम का कुछ फर्क पड़ता है या जो उसका पर्पस होता है या उसका जो उद्देश्य होता है उससे देखा जाना चाहिए कि योजना कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है और क्या हासिल करना चाहती है और क्या लक्ष्य है। इस पे सब कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो ये ग्रामीण रोजगार योजना है और जो गांव को आदर्श ग्राम बनाना और गांव के लोगों को रोजगार देना, ग्रामीणों का स्वाभिमान बढ़ाना, स्वावलंबी बनाना और गांव के लोग खुद अपने पैर पे खड़े हो सके और उसको कहीं पलायन करना ना हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह उनको भटकना ना पड़े और अनस्किल्ड होते हुए भी उनको रोजगार मिल जाए। ये जो कल्पना था या आप परिकल्पना कह सकते हो, ये महात्मा गांधी का परिकल्पना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय अंत्योदय का मतलब हो गया कि जो किसी पंक्ति में आखिरी पायदान पे खड़ा जो अंतिम है व्यक्ति, उसका भी उदय होना चाहिए, वो भी मुख्य धारा में आना चाहिए। तो ये जो रोजगार योजना है इसका उद्देश्य यही होना चाहिए। और ये जो ये परिकल्पना था वो महात्मा गांधी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था कि गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास संभव है। और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि भारत जो शुरुआत से ही रहा है वो कृषि प्रधान देश रहा है, ग्राम प्रधान देश रहा है और आज भी भारत की लगभग 65% आबादी गांव में रहती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव का विकास होना ही चाहिए। और गांव का विकास तभी संभव है जब गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, जहां वो रहते हैं वहीं रोजगार मिल सके, तभी उनका सही रूप में विकास हो सकता है। तो इसको देखते हुए सरकार समय समय पे योजनाएं बनाती है और उनका ध्येय यही रहता है कि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। अब सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि जो ये योजना है ये आजादी के बाद से राज्य सरकार ने अपने अलग अलग तरीके से ये अपने अपने राज्य में कुछ कुछ योजना लेके आती रही है ताकि जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको काम मिल सके। 92 में आया था जवाहर रोजगार योजना। उसके पहले भी राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर लेकर आ चुकी थी, लेकिन 92 में जवाहर रोजगार योजना आया, 99 में संपूर्ण रोजगार योजना आया और 2005 में आया था नरेगा। देखो 2005 में जो योजना आया था उसमें स्पेसिफिक रूप से खास तौर से महात्मा गांधी का नाम उसमें विशिष्ट तौर से नहीं था। उसके बाद 2009 में जो योजना आया उसमें रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, जो स्पेसिफिक रूप से महात्मा गांधी का नाम उसमें उस योजना में के साथ जोड़ा गया। अब
मेरा भी मानना है और आप भी इससे एग्री करोगे कि समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। जो 90s के समय पे चल रहा था योजना, उसमें फिर जो 2005, तो समय के हिसाब से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और अभी जो योजना आया है वीबी जी राम जी, ये उसी का एनहांस्ड वर्जन है, उसका अपडेटेड वर्जन है, ऐसा समझ सकते हो। इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसको रखा गया, सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है। और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि ये, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर जमीनी स्तर पे कितना सफल है। लेकिन अभी जो परिवर्तन है, जो उसमें बदलाव किया गया है, उसके आधार पे क्या क्या है वो मैं बात करूंगा। और कितना सफल ये योजना रहेगा ये तो समय बताएगा, जब पूरी तरीके से ये लागू होगा। और तो बात करते हैं कि इसमें आखिर फर्क क्या है। पहले नरेगा, फिर मनरेगा, और फिर अभी जो है वीबी जी राम जी। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो जी राम जी जो नाम दिया गया है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, ये संक्षिप्त रूप है इस पूरे योजना का। और राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपना कुछ ना कुछ तो अपने तरीके से जो खुद वो कर सकते हैं नाम के जरिए। जैसे कांग्रेस के टाइम पे जो महात्मा गांधी का था नाम, तो अभी इन्होंने वीबी जी राम जी किया है। देखो, ये बात अलग है कि संक्षिप्त रूप है, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, वो अपना ब्रांडिंग तो करती है। तो इसमें इतना पैनिक होने जैसा कोई बात नहीं है। जो कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं नाम को लेके, संक्षिप्त रूप में इसका ये जो पूरा लिखा हुआ है उसका संक्षिप्त रूप में वीबी जी राम जी। विकसित भारत इसलिए क्योंकि विकसित भारत का जो मिशन है, जो विकसित भारत 2047, उसके साथ इसको अलाइन किया गया है, इसलिए वीबी जी राम जी इसका नाम है। अब इसमें देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो सबसे पहली चीज, जो पहले था मनरेगा, उसमें 100 दिन का काम था प्रत्येक पर हाउस होल्ड के लिए। अब उसको बढ़ा करके 125 डेज कर दिया गया है, 25 दिन उसमें से बढ़ा दिया गया है, पहली चीज। अब इसका अलग व्याख्या हो सकता है, कितना सही कितना गलत है, मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ मैं इसका अंतर बता रहा हूं। दूसरा, पहले जो काम होता था मनरेगा में, वो स्पेसिफाइड नहीं था कि कौन सा काम होगा, कि क्या करना है। 100 दिन तो काम है, लेकिन काम में करना क्या है। तो जो भी काम हुआ रैंडमली, स्कैटर्ड मैनर में, कोई उसमें स्ट्रेटेजिकली कुछ नहीं था, कोई फोकस्ड वर्क नहीं था। लेकिन अभी इसमें जो किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है फोकस्ड नेचर ऑफ वर्क, जिसमें 4 तरीके से रखा गया है किस किस आधार पे काम होगा, मतलब जो वर्क का नेचर है वो कैसा होगा। तो सबसे पहला जो है वो है वाटर रिलेटेड वर्क्स, जिसमें क्या आएगा, जिसमें वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, कैनाल का कंस्ट्रक्शन होना, डैम्स को चेक करना या उसको बनाना, और पॉन्ड्स जो तालाब है उसको बनाना या उसमें फिर से सुधार करना या जरूरत के हिसाब से उसको रीडिजाइन करना। तो ये तो हो गया वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड। दूसरा है इसमें लाइवलीहुड रिलेटेड, आजीविका से संबंधित, जैसे जिसमें रूरल हार्ट्स, उसके बाद फूड ग्रेन स्टोरेज, जो कि बहुत बड़ा समस्या होता है गांव में। फसल होने के बाद उसको जो रख रखाव है कि अनाज सड़े ना, उसके लिए जो स्टोरेज का व्यवस्था है वो इसमें आएगा।
डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ डेडिकेटेड एरियाज है जिसमें ये इस योजना के तहत काम होगा। उसके बाद जो तीसरा है वो है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जैसे रूरल रोड्स का निर्माण, ग्रामीण रोड जो है उसका निर्माण से संबंधित, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी सेंटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम। तो और जो चौथा है वो है क्लाइमेट रेजिलेंस, मतलब जो मौसम है उससे भी संबंधित बहुत सारा समस्या होता है, उस पे भी काम करना, जैसे स्पेशल वर्क्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए क्या क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन फ्लड शेल्टर्स, मतलब अगर साइक्लोन है, फ्लड आ गया है तो उसके लिए शेल्टर रहने का व्यवस्था करना। उसके बाद फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट वर्क्स। तो ये 4 स्पेसिफाइड वर्क है जिसमें काम होगा, जिसमें कि मैंने आपको भी बताया क्या क्या है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट रेजिलेंस है, उसके बाद वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और फिर लाइवलीहुड है। तो ये फर्क है। पहले क्या था, पहले स्कैटर्ड मैनर में था, पहले कोई स्पेसिफिक काम डिफाइन नहीं था कि यही करना है। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिस पे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी काफी ज्यादा इस पे एक्शन मोड में है और एग्रेशन में है, वो ये पहले जो था मनरेगा में वो सेंटर फंडेड था, सेंटर ही पूरा फंड करती थी। लेकिन अब जो हो गया, अब सेंटर स्टेट के बीच रेशियो है 60-40 का। तो 60% अगर सेंटर दे रही है तो 40% स्टेट देगी। और कुछ और भी स्पेसिफिक है, जैसे 90 और 10 का भी रेशियो है, और 90% उस एरिया के लिए देगी सेंटर जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स है, और 100% सेंट्रल फंडेड होगा वो यूनियन टेरिटरीज के लिए जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है। तो ये कुछ है। इस पे बहुत जो विपक्ष है वो एग्रेसिव है कि भाई ये तो ऐसा हो गया कि मान लो कोई एग्रेरियन स्टेट है जो पूरा कृषि पे डिपेंड है, तो उसके लिए बहुत समस्या होगा कि 40% का वो कहाँ से खर्चा वहन करेगी। ये बात जो विपक्ष है वो ज्यादा उठा रही है कि पहले तो सेंटर फंडेड होता था तो जो स्टेट पे है उस पे भार नहीं पड़ता था, लेकिन अब स्टेट को भी 40% देना होगा, तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा ये वाला योजना। अब ये समय की बात है, अगर ये लागू होता है तो कितना ये सक्सेस होता है नहीं होता है तो बाद के समय में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो इस योजना में वो 60-40 का रेशियो है। उसके बाद एक बात और कहा गया है कि देखो इसमें डिमांड बेस्ड फंडिंग से, जो मनरेगा था उसमें डिमांड बेस्ड फंडिंग था, जिसमें क्या होता है अनप्रिडिक्टेबल एलोकेशन होता है, मतलब डिमांड को देखते हुए जो फंड है उसका एलोकेशन होता है। लेकिन अभी जो है वीबीजी रामजी में इसमें नॉर्मेटिव फंडिंग है, मतलब इसमें ऐसा है कि डिमांड नहीं, इसमें ये प्रिडिक्टेबल फंडिंग होगा, प्रिडिक्टेबल एलोकेशन होगा, मतलब काम को लेकर के पहले से ही फंड एलोकेट, मतलब ये बजटिंग का हिस्सा होगा। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डिमांड बेस्ड फंडिंग था। तो इसमें एक फर्क ये है। उसके बाद नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि अब बात आता है कि अगर मान लो क्योंकि गांव है तो भाई एग्रीकल्चर जो कृषि है वो वहां का आधार है। तो अगर 125 दिन में से कुछ दिन अगर कृषि जिस समय आप ऐसा समझ सकते हो फसल की कटाई या फसल की बुआई के समय अगर काम होगा तो वहां पे काम करने वाले लोगों की कमी होगी। तो इसके लिए क्या किया गया है कि 60 डेज का पॉज लगा दिया गया है, विंडो, मतलब 60 डेज काम नहीं होगा। जब फसल की बुआई और कटाई होगा तो 60 दिन का काम पूरा बंद रहेगा, ताकि ये जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं लेबर, वो क्या करें कि जो 125 डेज का जो वर्क है उसके अलावा जो कृषि का काम है उसमें भी ये अपना योगदान दे सके, या फिर अपना ही इनका खेती है तो वो भी काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो
एग्रीकल्चर है वो हैम्पर नहीं होगा, उसमें कृषि का जो काम है उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए 60 दिन को क्लोज कर दिया गया है। एक तो ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाकर के। अगर ये वो 60 डेज भी अगर मान लो कि अगर 60 डेज नहीं बंद किया गया होता तो इसका जो है वो दुष्परिणाम पड़ सकता था कृषि पे, लेकिन उसको क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जो स्टेट है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी किसके खर्चे के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, और अगर डिले कॉम्पनसेशन होता है, अगर लेट होता है तो उसके लिए पूरा खर्चा जो वहन करेगी वो स्टेट करेगी इसमें। और ये जो काम होता है जो वीवी जीराम जी या फिर जो मनरेगा में था उसमें अनस्किल्ड वर्कर के लिए ही एक काम था, और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और भी मतलब गांव में समाज के हर तबके के लोग इसमें काम करते हैं ताकि उनको कहीं जाना ना पड़े। और कोरोना जैसे पैंडेमिक में भी बहुत लोगों को मदद मिला। हालांकि पहले जो काम हुआ करता था जो कागज पे हुआ करता था तो उसमें बहुत धांधली और गड़बड़ झाला भी था, लेकिन अब खास करके जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, और इसमें जब ये सरकार आई और फिर इसको डीबीटी से कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट जो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ बातें थी उसमें जो हो सकता है गड़बड़ी पहले बहुत हुआ करता था इसमें, लेकिन अब इसको फुल्ली डिजिटलाइज किया गया है। तो इससे क्या होगा, डिजिटलाइज होने के बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि एआई बेस्ड इसमें मॉनिटरिंग होगा, तो जो भी रियल टाइम डैशबोर्ड है और कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है कितने घंटे कर रहा है, एक प्रॉपर तरीके से इसमें मॉनिटरिंग होगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है सोशल ऑडिट्स को भी, तो ताकि जो काम कर रहा है उसके काम को दिखाया जा सके सही तरीके से, और उसको जो मिलना है, जो मेहनताना मिलना है, वो भी उसको सही से मिल सके। तो इसको डिजिटलाइज होने की वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही पता लगेगा कुछ समय के बाद कि जमीनी स्तर पर कितना सुधार है। और एक बात और, इसमें जो 4 डेडिकेटेड एरिया जो है जो काम का है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल डेवलपमेंट से। मतलब अगर आप सोचो कि अगर ये जो 4 एरिया मैंने आपको बताया, अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो गांव का डेवलपमेंट होगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उस जो ब्लॉक है फिर डिस्ट्रिक्ट है और ऐसे करके पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होने के बाद फिर नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसको जोड़ दिया गया है पीएम गति शक्ति के साथ भी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इम्प्लीमेंट होता है तो शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता लगेगा, और ये पूरा डिजिटलाइज है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होने की उम्मीद है और धरातल पे अच्छा काम हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप खामी नहीं देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप इसमें पॉइंट वाइज आप जा करके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या फ्लॉज है, कहाँ क्या गलती है, और ये काम है विपक्ष का, करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने जो आपको बताया सिर्फ डिफरेंस बताया है कि क्या फर्क था दोनों में, सही गलत वो आपको डिसाइड करना है, और आप अपने समझ के हिसाब से इसको देख सकते हैं कितना सही कितना गलत है। धन्यवाद।